यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर अभी स्टडी कर चुके हैं कुछ प्रोसेसेस को। दो प्रोसेस हमने स्टडी की थी, उससे पहले जनरल डिस्कशंस की है थर्मोडायनामिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, जीरो फ्लो थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट फ्लो थर्मोडायनामिक्स, और इसके बाद में हमने प्रोसेसेस डिस्कस की। दो प्रोसेसेस मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एंड सेकंड वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेसेस किस तरह से वर्क करती हैं, मतलब किस टाइप की प्रोसेसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं और एडियाबैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस भी बताई थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, और दोनों का फॉर्मूलेशन भी हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे थर्ड प्रोसेस को, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो वॉल्यूम V remains constant. The process in which the volume of the system remain constant. Volume of the system or volume of the gas remain constant. That is change in volume V2 minus V1. Final volume minus initial volume is equal to 0. तो डेल्टा V जो है वो 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। और ये प्रोसेस किस तरह से की जा सकती है, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लोज्ड कंटेनर। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोज्ड कंटेनर को यूज करेंगे। और ये जो क्लोज्ड कंटेनर है इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रख करके हम इसको हीट अप कर सकते हैं, हीट एनर्जी को दे सकते हैं। वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेंपरेचर चेंज हो सकता है। प्रेशर भी चेंज हो सकता है और टेंपरेचर भी चेंज हो सकता है, सिर्फ क्या चेंज नहीं होगी, सिर्फ वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर को रखा, और ये क्लोज कंटेनर जो है इसके अंदर हमने कोई भी गैस को फिल कर दिया, ये गैस के पार्टिकल्स, और ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये रैंडम मोशन करेंगे। अगर ये रैंडम मोशन करेंगे तो इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण इसका प्रेशर है P1, और इन काइनेटिक एनर्जी के कारण इसका टेंपरेचर है T1। तो ये इनिशियल कंडीशन है P1 T1। ओके, और इसकी जो वॉल्यूम होगी वो रहेगी V व्हिच इज कांस्टेंट। अब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर की है। अब मैं यहाँ पर बर्नर लगा करके अगर इस गैस को, अगर इस सिस्टम को हीट अप करूंगा, गर्म करूंगा, तो क्या होगा, तो आंसर है इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब की रहेगी, क्योंकि ये कंटेनर का साइज चेंज नहीं होने वाला। ये कंटेनर की जितनी वॉल्यूम है उतनी रहेगी, तो गैस की वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट इज ए क्लोज्ड कंटेनर, बिकॉज इट इज ए क्लोज्ड कंटेनर। ये क्लोज्ड कंटेनर है, और इसकी वॉल कैसी होगी, इसकी वॉल होगी कंडक्टिंग वॉल। ये जो कंटेनर लिया है उसकी वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बर्नर लगा करके इस क्लोज कंटेनर के अंदर जो भी गैस है, जो भी मटेरियल है, उसको हीट अप करते हैं। हीट अप करने पर इसका प्रेशर और टेंपरेचर चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो पहले भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब थी, बाद में भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब दैट इज 0। सो चेंज इन वॉल्यूम इज 0। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था P डॉट डेल्टा। तो वर्क डन करने के लिए, सिस्टम को वर्क डन करने के लिए, या हम सिस्टम पर जब वर्क करते हैं तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है। तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं है, तो इस केस में वर्क डन आएगा 0। तो यहाँ पर डेल्टा V की जो वैल्यू है वो हम 0 पुट करेंगे, तो जैसे 0 पुट करेंगे P into 0, सो इट विल बी 0। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, the work done on the system, the work done on the system or by the system is 0,
on the system and by the system is 0। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो ना तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर सकते हैं और ना ही सिस्टम वर्क कर सकते हैं। सिस्टम कब वर्क करता है? जब एक्सपेंशन होता है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम वर्क करता है। गैस के पार्टिकल्स पिस्टन से टकराते हैं और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाते हैं, दैट इज एक्सपेंशन। और जब हम पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, दैट इज वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। तो ये दोनों बातें तो इस कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी बिकॉज़ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, because we are keeping the substance in a closed container, because we are keeping the sample, the gas in a closed container। अब हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसको और अच्छे से समझना है तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इसको समझिए कि हम उसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ये बात समझ आ चुकी है, वर्क डन इस कंडीशन में 0 होगा बिकॉज़ वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। अब एक एग्जांपल पकड़ करके चलो, प्रेशर P1 है तो इसका प्रेशर पहले था 180, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेंपरेचर, इसका टेंपरेचर था 22 डिग्री सेल्सियस। मैंने बर्नर स्टार्ट किया, इसको हीट अप करना शुरू किया। इसको हीट अप करना शुरू किया तो मैं जो भी हीट एनर्जी दूंगा उस हीट एनर्जी से इसका प्रेशर और टेंपरेचर दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेशर भी किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे। अगर पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे तो हाई वेलोसिटी से जाकर के इस कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे, तो ये पार्टिकल जाकर के इसकी वॉल्स को हाई वेलोसिटी से हिट करेंगे तो वॉल्स के ऊपर थोड़ा फोर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा और पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगेगा उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो आप बोलिए फोर्स इंक्रीज हो जाएगा या प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दोनों बोल सकते हैं। तो हम लोग प्रेशर बोलते हैं कि पार्टिकल्स जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे, मान लीजिए मैं इसको 100 जूल की हीट एनर्जी दूंगा तो वो 100 जूल की हीट एनर्जी से इसकी 100 जूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और 100 जूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि पार्टिकल फास्ट मूविंग हो चुके हैं। अगर ये फास्ट मूविंग हो चुके हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इनिशियल कंडीशन थी P1 एंड T1। और फाइनल कंडीशन देखिए क्या होगी, जब हमने इसको हीट एनर्जी सप्लाई की, तो जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस केस में फाइनल प्रेशर और टेंपरेचर हो जाएगा P2 T2 और वॉल्यूम क्या होगी V। तीनों पैरामीटर्स का ये। तो प्रेशर बढ़ करके हो चुका है 580 क्योंकि पार्टिकल फास्ट मूविंग हो चुके हैं, हाई वेलोसिटी से कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं। टेंपरेचर, हमने इसका टेंपरेचर कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो टेंपरेचर भी चेंज होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उससे टेंपरेचर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी बिकॉज़ इट इज द गैस इज इन द क्लोज्ड कंटेनर। एनीवेज अगर हम लोग इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लिखते हैं इन सब बातों को, as per the first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये देखा था डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा W इसमें 0 होगा, ये 0 क्यों होगा? बिकॉज़ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसमें हमने लिखा ना वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। सिस्टम पर हम वर्क नहीं कर सकते और सिस्टम भी वर्क नहीं कर सकता है, so वर्क डन इज 0 because there is no change in volume। if there is no change in volume, P into 0, the work done is also 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेल्टा W की जगह 0 लिख सकते हैं। अगर डेल्टा W की जगह पर 0 लिखूं तो मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या लिख देते हैं, for isochoric process the work done is 0। therefore अब इसके लिए फर्स्ट लॉ क्या लिखी जाएगी, इस डेल्टा W को 0 लिख देंगे, the heat energy supplied to the system will increase its internal energy। अगर हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे A प्लस में 0 आ जाएगा ना, डेल्टा W की जगह 0 लिख देंगे तो उसको लिखना जरूरी नहीं है प्लस 0। तो ये बन जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। जो भी हीट एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे
देखिए ये मेरे को कैसे पता लगा कि मैं हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि डेल्टा क्यू को मैंने पॉजिटिव लिखा है, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाया। नेगेटिव साइन लगाने का मतलब है कि हीट एनर्जी सिस्टम से ली जा रही है, हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए डेल्टा क्यू पॉजिटिव और डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इंटरनल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं एन सी डी टी। ये वही फॉर्मूला जो हमने ये स्टडी किया था, एमएसडी हीट एनर्जी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होंगे, अगर सब्सटेंस की जो गैसेस है उनको मोल्स में मेजर करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल दे रखे होंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n * c dt। c इज द स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये होती है स्पेसिफिक हीट जो s से लिखी जाती है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने का क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब है उसके टेंपरेचर का इंक्रीज होना। तो डेल्टा U की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ms dt या डेल्टा T, चेंज इन टेंपरेचर, ये लिख सकते हैं। तो हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे सब्सटेंस का मास चेंज नहीं होगा, उससे उसकी स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होगी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा? टेंपरेचर चेंज होगा। ये दोनों तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है और स्पेसिफिक हीट गैस की जो होगी वो भी कांस्टेंट होगी। क्या चेंज होगा? हीट एनर्जी देने से टेंपरेचर। तो टेंपरेचर के चेंज होने को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज होना। और इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज़ वी आर सप्लाइंग द हीट टू द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से लिखा जा सकती है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U क्या होता है? ms डेल्टा T, ms डेल्टा T। ओके, ये तो तब लिखेंगे जब सब्सटेंस किलोग्राम में गिवन होगा, जब सब्सटेंस का जो मास है वो किसमें गिवन होगा? किलोग्राम में गिवन होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी सब्सटेंस लेते हैं वो कौन से होते हैं, वो कौन सी स्टेट में होते हैं? वो गैसेस होती हैं, और गैसेस को किसमें मेजर किया जाता है? उसको मोल्स में मेजर किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो मास को लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स में, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हम लिखेंगे C से, मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ये कहां पर है? ये कौन सी कंडीशन पे है? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब गैस को हीट अप करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट को किससे लिखा जाता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे Cp। तो ये दोनों कांस्टेंट है। मान लीजिए मैं कंटेनर में 2 मोल गैस के लिए एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूं, मैं 2 मोल गैस से कर रहा हूं, सो इट इज ए कांस्टेंट Cv। Cv is the molar specific heat at constant volume. The heat energy required to heat up one mole of gas to increase 1 degree Celsius temperature. किसी भी एक मोल गैस को अगर हम गर्म कर रहे हैं और उसको गर्म करने पर उसका टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो उस समय आपने जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई की है उसको क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लोज कंटेनर में गर्म करना पड़ेगा। Cv की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में मैंने कितनी गैस भर रखी है? 1 मोल। तो ये 1 मोल गैस के पार्टिकल्स इसमें रैंडम मोशन कर रहे हैं अलग-अलग डायरेक्शंस में। इसका टेंपरेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए मैंने 100 जूल की हीट एनर्जी इसको सप्लाई की, कैसे करेंगे? तो आंसर बदलना लगा करके हीट एनर्जी निकल गई इसको, तो मैंने इसको 100 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई की, तो इसका टेंपरेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो भी गैस थी इसके अंदर, इसका टेंपरेचर, एक मोल गैस का टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे जितनी भी हीट एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्लोज कंटेनर में हीट कर रहे हैं गैस, तो इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग इस तरह से लिख सकते हैं। बस सिंपल सी बात ये याद रखिए कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब कि टेंपरेचर इंक्रीज होगा। अगर हम सिस्टम से हीट एनर्जी निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डेल्टा क्यू को लिखना पड़ेगा नेगेटिव। डेल्टा क्यू को लिखा जाएगा
एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो सिस्टम का टेंपरेचर भी कम हो जाएगा, तो डेल्टा टी ही नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा। तो सब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो सिस्टम से हीट एनर्जी दी जा रही है, सिस्टम हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है सराउंडिंग में, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है उसका टेंपरेचर कम हो रहा है। सो डिक्रीज इन टेंपरेचर नेगेटिव से शो किया जाता है और इंक्रीज इन टेंपरेचर पॉजिटिव से शो किया जाता है। ओके, अब इसके अलावा हम लोग इसके ग्राफ को भी देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए इसके ग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफ के बारे में। इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं इसका, पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम दोनों बोल सकते हैं इसको। पीवी डायग्राम और इधर से दैट इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ पर जो y एक्सिस है वो बता रहा है प्रेशर को, और जो x एक्सिस है वो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए वॉल्यूम के लिए। अब इसमें क्या बना था, ऐसे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम कांस्टेंट करके तो मान लीजिए किसी भी सिस्टम की, जैसे ये वॉल्यूम मैं यहां लिख रहा हूं 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, इस तरह से ये वॉल्यूम है। और यहां पर लिखा हुआ प्रेशर 180, 280, 380। अब सिस्टम की वॉल्यूम पहले 2 मीटर थी, जैसे हमारे पास क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी। अब ये जो कंटेनर है इसकी वॉल्यूम है 2 मीटर। ओके, तो हमने इसको हीट अप करना शुरू किया और उस समय पर इसका प्रेशर कितना था देखिए, यहाँ पर जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो एंटी मूव कर रहे हैं अलग-अलग डायरेक्शंस में, और इसकी वजह से इसकी जो वॉल्स है उस पर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसका प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब हमने इसको हीट अप करना शुरू किया, तो जैसे ही हीट अप करेंगे, हीट अप करने पर क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टेंपरेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन का। तो पहले इसका प्रेशर था 180, अब धीरे-धीरे इसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, और यहां पे इसका प्रेशर हो गया 480। तो ये ए बी ये कहां ये कहां, और ये स्ट्रेट लाइन का बन रहा है, क्या चेंज नहीं होगी वॉल्यूम। ये 180 प्रेशर पर भी वॉल्यूम कितनी थी, 2 मीटर की, 480 प्रेशर हो गया, वॉल्यूम अभी भी कितनी है, वॉल्यूम अभी भी 2 मीटर की। और इसका जो एरो बनाएंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे इस तरह से। So it is representing that pressure is increasing at constant volume. Pressure is increasing at constant volume. तो एक ग्राफ इस तरह से बन सकता है। अच्छा, ये तो हीट अप करने वाला हो गया। अगर किसी गैस को ठंडा करें तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि आपने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर में, जैसे हम लोग घर पर बर्तन यूज करते हैं, वेसल्स यूज करते हैं, हमारे पास बॉक्सेस होते हैं स्टील के बने हुए, तो हमने क्या किया, उसके अंदर कोई भी मटेरियल रखा और ऊपर से कवर कर दिया, बंद कर दिया उसको, तो वो बन गया क्लोज कंटेनर। अब आपने उस कंटेनर को रेफ्रिजरेटर में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो क्या होगा, आंसर है अगर उसके अंदर गैस होगी तो धीरे-धीरे वो अपनी हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगी। इसका टेंपरेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग जो रेफ्रिजरेटर का टेंपरेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हीट एनर्जी को सराउंडिंग में ऐसा रेडिएट करेगा, तो सराउंडिंग में रेडिएट करेगा, ये धीरे-धीरे ठंडा होगा, ठंडा होने का मतलब है टेंपरेचर कम होगा, टेंपरेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये पार्टिकल अब धीरे से जाकर के वो से टकराएंगे, पहले से धीरे से टकराएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर इस ग्राफ के अंदर मैं एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करूं तो ये बताएगा कूलिंग, ये किसको बताएगा, ये बताएगा आइसोबैरिक कूलिंग, सब्सटेंस को ठंडा किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले इसका प्रेशर था 480, धीरे-धीरे इसका प्रेशर
वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के जो ग्राफ होंगे, अगर एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है, और अगर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आइसोकोरिक कूलिंग हो रही है। तो आपको बस इससे समझना है कि प्रेशर पहले ज्यादा था, प्रेशर कम हो रहा है तो टेंपरेचर भी कम होगा। प्रेशर पहले कम था, बाद में बढ़ गया तो टेंपरेचर भी इंक्रीज होगा। सर टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीटिंग है, टेंपरेचर कम हो रहा है तो कूलिंग है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हीटिंग है, प्रेशर कम हो रहा है तो कूलिंग है। तो आइसोकोरिक हीटिंग और कूलिंग का ग्राफ इस तरह से बनेगा, सिर्फ एरो को चेंज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फोर्थ प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में सुनिए, आइसोबैरिक प्रोसेस। Isobaric process is that process in which the pressure of the system remain constant. The pressure exerted by the gas remain constant. ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर P remains constant. प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ओपन कंटेनर लेंगे तो सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है वो 180 होता है। अब जैसे कि हम लोग पानी को उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो एक कंटेनर लेते हैं, स्टैंड के ऊपर रखते हैं उसको, और बर्नर यूज करते हैं हीट अप करने के लिए। इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे प्रेक्टिस के अंदर, रेसिपी के अंदर। तो ये स्टैंड लगा करके बर्नर लगाया हमने, और इससे जो भी सब्सटेंस है उसको हीट अप करना शुरू किया। पहले इसका टेंपरेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। हमने जैसे ही बर्नर ऑन किया तो हमने यहाँ पर थर्मोमीटर लगा रखा है, वो थर्मोमीटर हमें इसका क्या टेंपरेचर बताना है। तो पहले इस थर्मोमीटर ने क्या बताया, 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने हीट एनर्जी देनी शुरू की, बर्नर को स्टार्ट किया। बर्नर को स्टार्ट किया तो धीरे धीरे इसका टेंपरेचर बढ़ा, धीरे धीरे इसका क्या बढ़ेगा, टेंपरेचर इंक्रीज होगा। हमने देखा इसका टेंपरेचर 60 डिग्री सेल्सियस होगा, पहले 20 था, धीरे धीरे गर्म करने पर 60 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने पिस्टन नहीं लगा रखा, ना ही ये क्लोज कंटेनर है, ना ही ये क्लोज कंटेनर है। अब पार्टिकल्स अगर दूर दूर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग हीट अप करेंगे हमें पता है एक्सपेंशन तो होगा, जैसे ही हम लोग इसको हीट अप करेंगे हमें पता है एक्सपेंशन तो होगा, और एक्सपेंशन के लिए जगह ओपन कंटेनर है तो ये एक्सपेंड हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या कांस्टेंट रहेगा, इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास एक और सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं। अगर आपने क्लोज कंटेनर ले लिया है तो उस केस में हमें पिस्टन लगाना पड़ेगा और पिस्टन को फ्री छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर यहाँ पर हमने क्या करते हैं, पिस्टन लगा रखा है, और प्रेशर के कारण इस गैस का जो भी प्रेशर है उस प्रेशर के कारण ये पिस्टन भी इस पोजीशन पर रुका हुआ ऑटोमेटिकली, हमने कुछ नहीं किया, हमने पिस्टन को ऐसे छोड़ा, ये यहाँ आकर रुक गया। यहाँ आकर रुक गया क्यों? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और पिस्टन के साथ भी टकराते हैं, पिस्टन के साथ टकराते हैं तो पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से ये पिस्टन इस तरह होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बर्नर लगा करके इसको हीट कर दिया। देखिए हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है, टेंपरेचर भी चेंज हो सकता है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, टेंपरेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, बर्नर को स्टार्ट किया, बर्नर स्टार्ट करेंगे तो इसका टेंपरेचर इंक्रीज होना शुरू होगा, थर्मोमीटर लगा होगा, थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं कि टेंपरेचर चेंज हो रहा है। अब जैसे ही इसको हीट अप करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अब पार्टिकल आकर के फास्टली इसके साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेंपरेचर बढ़ाने से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि इनका मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा, इनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फास्ट मूविंग पार्टिकल पिस्टन के साथ ज्यादा टकराएंगे, तो जैसे ही इसके साथ टकराएंगे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे पिस्टन कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने पिस्टन को फ्री छोड़ दिया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो इससे क्या होगा, अब पिस्टन जब यहां से यहां आ जाएगा तो पार्टिकल फिर से दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो उनको यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा, और कॉलिजन का जो टाइम पीरियड है
180 हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कितना था, जब पिस्टन इस फर्स्ट पोजीशन पर था तब यहाँ का प्रेशर था 180। जैसे हीटर किया प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, पार्टिकल फिर से दूर हो गए, फिर से प्रेशर कितना हो गया, जब पिस्टन दूसरी कंडीशन पे पहुंच गया, दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, फिर से प्रेशर कितना हो गया। तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तब प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जब ये यहाँ आकर के यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाने का मतलब है कि प्रेशर अंदर का फिर से 180 पहुंच गया, क्योंकि बाहर से जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कितना प्रेशर लगाता है, वो 180 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, और ये गैस के पार्टिकल 180 अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। तो दोनों प्रेशर जब बराबर हो जाएंगे तो पिस्टन रुक जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट प्रेशर 0 हो जाएगा। ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो नेट फोर्स इस कंडीशन में 0 हो जाएगा और पिस्टन इस पोजीशन पे रुक जाएगा। वो क्यों रुक रहा है, इसी वजह से रुक रहा है क्योंकि अंदर का प्रेशर भी 180 की है और बाहर का प्रेशर तो 180 होता ही है सराउंडिंग का। तो पिस्टन को फ्री छोड़ करके एक्सपेंशन होने देंगे, उस कंडीशन में भी प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेंपरेचर भी राइज हो रहा है, गर्म करने पर इसका टेंपरेचर 20 था, बाद में 60 हो गया, इंटरनल एनर्जी तो बढ़ी ना इसकी, पार्टिकल पास होने हो गए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो 60 डिग्री हो गया। तो यहां पर हम लोग ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या पहले देख लीजिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम जो है दैट कैन बी चेंज, वॉल्यूम चेंज हो सकती है। इसके अलावा क्या चेंज हो सकता है, कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस में टेंपरेचर भी चेंज हो सकता है, टेंपरेचर भी चेंज हो सकता है, और प्रेशर कांस्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रेशर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम चेंज हो रही है, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, वर्क से, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क ऑन द सराउंडिंग। ये पिस्टन यहां से यहां गया तो मतलब गैस ने वर्क किया और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया। तो इसका मतलब वॉल्यूम का चेंज होना किसको बताएगा, वर्क डन को बताएगा, और टेंपरेचर का चेंज होना किसको बताएगा, इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो थर्मोडायनामिक्स की जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बता सकते हैं, so as per the first law of thermodynamics, the heat energy given to the system is utilized in increasing its internal energy and in doing some work। जैसे कि मैंने सिस्टम को 100 जूल की एनर्जी दी, तो 100 जूल की एनर्जी में 50 जूल की एनर्जी, फॉर एग्जांपल बताओ 50 जूल की एनर्जी से उसका टेंपरेचर इंक्रीज हो गया और बाकी के 50 जूल से पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया तो 50 जूल का वर्क डन हो गया। तो आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी देने से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और वर्क डन भी होता है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और वर्क डन भी होता है, दोनों काम होते हैं, टेंपरेचर भी बढ़ेगा और पिस्टन भी ऊपर की तरफ जाएगा एक्सपेंशन में। ओके, सो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स we can write the heat energy given to the system is utilized in increasing its temperature and doing some work। जो भी हीट एनर्जी हम देंगे उससे कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब टेंपरेचर बढ़ेगा और कुछ वर्क डन भी होगा, दो काम में यूज होगी इसकी हीट एनर्जी जो इस सिस्टम को सप्लाई करेगी। अच्छा, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको तो पता ही है आपको कैसे लिखेंगे, गैस के लिए क्या लिखेंगे एन, अब लिखेंगे इसको सीपी, सीपी का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट हो उस समय पर गैस को जितनी भी हीट एनर्जी देते हैं उसका टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक। द हीट एनर्जी गिवन टू ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू इंक्रीज इट्स टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एनसीपी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे, वर्क डन। वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी डॉट डेल्टा। ओके, सो दिस इज द formula according to the first law of thermodynamics for the isobaric process, the process in which temperature remain constant।
ओके, तो आइसोबैरिक प्रोसेस को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बात आएगी इसकी ग्राफ की। ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेशर और वाई एक्स एक्सिस पे लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो प्रेशर है 1 atm 2 atm 3 atm 4 atm, और यहाँ पर हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब 0 क्यूब, फिर 2 मीटर क्यूब 3 मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है उसको किसमें लिखा जाता है, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम इज गिवन इन मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू दैट SI यूनिट। सो दिस इज 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब 3 मीटर क्यूब एंड 4 मीटर क्यूब। तो पहले प्रेशर का 180, तो ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, 180 में 280 को भी एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो पहले प्रेशर का 180, उस समय पर वॉल्यूम थी 1 मीटर। तो हमने जैसे इसको हीटर किया, हीटर करने पर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4 मीटर क्यूब। तो पहले वॉल्यूम थी 1 मीटर क्यूब, जैसे ही हीटर किया वॉल्यूम होगी 4 मीटर क्यूब, बिकॉज़ पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब एक्सपेंशन को कैसे दिखाएंगे, तो आंसर है आपको एरो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम की डायरेक्शन में। डेल्टा भी पॉजिटिव है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये हमारा ग्राफ। और प्रेशर क्या है 180। तो जब हमने गैस को गर्म करना शुरू किया था तब भी प्रेशर 180 था, और जब इसकी वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब हो चुकी है तब भी प्रेशर 180 है। सो प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। ये ग्राफ किसको बताता है, ये ग्राफ बताता है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। अच्छा, और आइसोबैरिक कंप्रेशन को कौन बताएगा, ये तो एक्सपेंशन हुआ। आइसोबैरिक कंप्रेशन का क्या मतलब है कि हम पिस्टन को दबाएंगे, पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाएंगे तो गैस कंप्रेस होगी, गैस कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ग्राफ की डायरेक्शन क्या रखेंगे, बी से ए की तरफ, तो एरो लगा देंगे बी टू बी। तो ये बताएगा आइसोबैरिक कंप्रेशन। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम होती जा रही है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही है। ओके, और आइसोबैरिक एक्सपेंशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम इंक्रीज होती रहेगी। तो एरो इस डायरेक्शन में लगाया तो एक्सपेंशन है, और इस डायरेक्शन में लगाया तो आइसोबैरिक कंप्रेशन है। तो इस तरह से हम इसका ये पीवी ग्राफ भी बना सकते हैं, पीवी के डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्क डन इन द आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके अलावा वर्क डन का एक और फार्मूला लिख सकते हैं, वो फार्मूला में सुन लीजिए क्या है। We know that the work done is written as P dot delta. डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V को लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो एक वर्क डन का ये फार्मूला होगा। इसके अलावा आपने ये आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV is equal to NR, PV is equal to NR। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम V1 थी तब टेंपरेचर T1 था, जब वॉल्यूम V2 हो गई तो प्रेशर हो गया P2। NR तो कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। अब सैंपल जितना भी लेंगे 2 मोल 3 मोल तो कांस्टेंट रहेगा, R की वैल्यू 8.31 होगी, ये भी कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम V1 है तो टेंपरेचर T1 है, वॉल्यूम V2 है तो टेंपरेचर T2 है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर P ही रहेगा दोनों कंडीशंस में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे, P को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको लिखेंगे PV2 माइनस PV1, PV2 माइनस PV1। PV2 की जगह क्या लिख सकते हैं, NRT2, PV1 की जगह क्या लिख सकते हैं, NRT1। तो NR यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा T2 माइनस T1। तो ये भी वर्क डन का फॉर्मूला